नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के उस चरण की चर्चा करने वाले हैं जिसे इतिहास में सय्यद वंश के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश के पतन के पश्चात दिल्ली सल्तनत फिर से डगमगाने लगी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर सय्यद वंश का उदय हुआ। सय्यद वंश ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अस्तित्व को बनाए रखा और किस प्रकार से इस वंश ने आंतरिक हमलावरों और विदेशी हमलावरों के बीच दिल्ली सल्तनत को दोबारा से सुदृढ़ किया। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत का उदय किस प्रकार से हुआ था, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे और साथ ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इतिहास में सय्यद वंश का क्या स्थान रहा है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सय्यद वंश कौन था और किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सय्यद वंश के सुल्तानों के बारे में। सय्यद वंश के अंतर्गत 4 सुल्तानों ने राज्य किया था, जिसका जिक्र हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले है खिज्र खां, खिज्र खां इस वंश का दूसरा सुल्तान था मुबारक शाह। मुबारक शाह इस वंश का तीसरा सुल्तान रहा था मोहम्मद शाह। और अंतिम शासक रहा अलाउद्दीन आलम शाह। आज की इस वीडियो में हम इन चारों सुल्तानों के बारे में जानने वाले हैं। खिज्र खां के बारे में, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं खिज्र खां की। खिज्र खां कौन था और किस प्रकार से यह दिल्ली का सुल्तान बना। तो चलिए जानते हैं कि खिज्र खां किस प्रकार से सत्ता में आया, किस प्रकार से ये सिंहासन पर बैठा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। जब तुगलक वंश का अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा तो उसका जो उत्तराधिकारी था नासिरुद्दीन, ठीक है, महमूद, वह नासिरुद्दीन महमूद जो है, ऐसा माना जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद ने अपना सिंहासन वह दौलत खां लोधी को दे दिया। ठीक है, यहीं से हम बात शुरू करते हैं कि जो नासिरुद्दीन महमूद है, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश का पतन हो गया और ऐसा माना जाता है कि जो नासिरुद्दीन महमूद है, उसने अपना राजपाट, अपना जो सिंहासन है, वह दौलत खां लोधी को सौंप दिया। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने अपना सिंहासन या अपना राज्य दौलत खां लोधी को सौंप दिया। दौलत खां लोधी को सौंप दिया। ठीक है, और इसके बाद दौलत खां लोधी गद्दी पे बैठा। लेकिन यहां पर
जो खिज्र खां था उसने दौलत खां लोधी को बंदी बना लिया। ठीक है, खिज्र खां ने खिज्र खां ने दौलत खां को बंदी बनाया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो जो खिज्र खां है उसने दौलत खां लोधी को यहाँ पर बंदी बना लिया और बंदी बनाने के पश्चात वह खुद सुल्तान बन गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खिज्र खां है उसने दौलत खां को बंदी बनाया। अब दौलत खां को बंदी कब बनाया था इसने? हिसार के दुर्ग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिसार के दुर्ग में पराजित करने के पश्चात जो है उसने दौलत खां को बंदी बनाया और सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश की नींव रखी। ठीक है, जो खिज्र खां था इसने सैयद वंश की शुरुआत की थी, सैयद वंश की स्थापना की थी और ये प्रथम सुल्तान था सैयद वंश का। तो जो खिज्र खां है इसका शासन रहा था 1414 से 1421 ईस्वी तक इसका राज्य रहा था। ठीक है, और ये शिया वंश से संबंधित था। शिया वंश से संबंधित यह एकमात्र सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था। ठीक है, अब यहाँ पर यह खिज्र खां जो है, एक बात और है कि जो खिज्र खां है यह तैमूर जिसे इतिहास में तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह तैमूर या फिर तैमूर लंग का सेनापति था, अब जो खिज्र खां है, तैमूर जो है उसने भारत से लौटते समय, तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, दीपालपुर तथा मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, अब जो खिज्र खां था यह, यानी कि जो तैमूर था, ठीक है, इतिहास में उसे तैमूर के नाम से भी जाना जाता है और तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही पर्सन के नाम है, तैमूर। जो तैमूर था उसका सेनापति कौन है? खिज्र खां। ठीक है, और जब तैमूर भारत से लौटते समय, जब भारत में लौट रहा था तो उस समय पे जो तैमूर है उसने खिज्र खां को, यानी कि अपने सेनापति को लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान का गवर्नर बना दिया। और इसके बाद जो है खिज्र खां तैमूर के पौत्र शाहरुख, यानी कि जो खिज्र खां था वह खुद को जो है शाहरुख का सिपह सलार मानता था और इसीलिए वह उसे कर भी देता था इसीलिए जो खिज्र खां है उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसीलिए खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और खुद को रैयत
आला की उपाधि से ही खुश रखा। उपाधि जो है से ही खुश रखा। खिज्र खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। ठीक है, मृत्यु। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तुगलक वंश के पश्चात जो है दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। सैयद वंश के जो है 4 सुल्तान हुए थे, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। खिज्र खां किस प्रकार से सत्ता में आया था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम टर्न वाइज टर्न अलग अलग जो है सुल्तानों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे खिज्र खां का। जो खिज्र खां था वह इस वंश का प्रथम सुल्तान रहा था, खिज्र खां। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात जो तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि फिरोज शाह तुगलक की वीडियो है उसमें जिक्र किया हुआ है। लास्ट में जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी हैं उसमें मैंने जो है नासिरुद्दीन महमूद की चर्चा की हुई है कि नासिरुद्दीन महमूद जो है जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो है तुगलक वंश का टोटली पतन हो चुका था। तुगलक वंश जो है खत्म हो चुका था। उसके पश्चात जो है नासिरुद्दीन महमूद ने अपना राज्य जो है दौलत खान लोदी को सौंप दिया था। ऐसा माना जाता है इतिहास में कि जो नासिरुद्दीन महमूद है उसने अपना राज्य जो था वह दौलत खान लोदी को सौंप दिया। ठीक है, तो जो खिज्र खां था उसने दौलत खान लोदी को हिसार के दुर्ग में पराजित किया। हिसार के दुर्ग में, ठीक है, उसे पराजित किया और उसे जो है बंदी बना लिया। अब जो खिज्र खां था, ठीक है, जब उसने दौलत खान लोदी को पराजित किया, उसे बंदी बना लिया, तो उसने जो है सैयद वंश की नींव रखी। ठीक है, क्योंकि वह सैयद वंश का प्रथम सुल्तान था तो उसने सैयद वंश की नींव रखी और उसका शासनकाल रहा था 1414 से 1421 ईस्वी में उसका शासनकाल रहा खिज्र खां का। वह एक शिया वंश से संबंधित था। ठीक है, और तैमूर का सेनापति था। तैमूर का सेनापति कौन है? खिज्र खां। ठीक है, जो खिज्र खां था वह तैमूर का सेनापति था और इतिहास में तैमूर को तैमूर के नाम से या फिर तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो जो खिज्र खां था वह तैमूर का सेनापति रहा था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को जो है लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान, ठीक है, इन 3 राज्यों का जो है गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पर जो खिज्र खां था वह तैमूर के पुत्र शाहरुख का सिपह सलार जो है खुद को मानता था। ठीक है, इसीलिए वह उसे कर भी देता था, यानी जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख उसे कर भी देता था। कौन? खिज्र खां, क्योंकि खिज्र खां जो है मतलब खुद को शाहरुख का सिपह सलार मानता था, इसीलिए वह उसे कर भी देता था। ठीक है, इसीलिए जो है खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य तो किया लेकिन उसने जो है सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। ठीक है, और इसीलिए उसने जो है खुद को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। रैयत आला, ठीक है, उसने खुद को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था और उसने जो है 20 मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमने जो है खिज्र खां के बारे में तो आपको डिटेल में जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं इस वंश के दूसरे सुल्तान के बारे में जिसका नाम था मुबारक शाह। अब हम बात करते हैं इस वंश के दूसरे सुल्तान के बारे में जिसका नाम था मुबारक खां। खिज्र खां के पश्चात मुबारक खां जो है गद्दी पे बैठा था, जो कि इस वंश का दूसरा सुल्तान था और यह खिज्र खां का पुत्र था। इसका शासनकाल रहा था खिज्र खां का पुत्र, ठीक है, और इसका शासनकाल रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक। 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने राज्य किया। ठीक है, खिज्र खां का ये पुत्र था और उसकी मृत्यु के पश्चात यह गद्दी पर बैठा। यह खिज्र खां की उपाधि रैयत आला से खुश नहीं था, इसीलिए इसने सवई को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, खिज्र खां की मैं शॉर्ट में लिख देती हूं ताकि आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट मिल जाए, क्योंकि अगर हमें पूरी बात समझ में आ जाती है और थोड़ा सा फिर उसे याद करने के लिए सिर्फ हिंट ही काफी रहता है। ठीक है, अगर एक बार वो चीजें जो है समझ में आ गई
तो रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार उस चीज को समझिए अच्छे से और उसके बाद आप जो है एक हिंट से ही आपको उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुबारक शाह था वह खिज्र खां की उपाधि से संतुष्ट नहीं था। खिज्र खां ने वह एकमात्र ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्यत्व किया था, लेकिन उसने कभी भी खुद को सुल्तान की उपाधि से विभूषित नहीं किया। उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने सवै को दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान यानी कि सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण की थी। लेकिन जो खिज्र खां था वह ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने की सवै को जो है रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने के पश्चात भी। ठीक है, तो इसीलिए जब खिज्र खां की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह, वह गद्दी पे बैठा। और जब मुबारक शाह गद्दी पे बैठा, ठीक है, मुबारक शाह जब मुबारक शाह जो है गद्दी पे बैठा तो उसका नाम क्या था? मुबारक खां। ठीक है, वह खिज्र खां की उपाधि से संतुष्ट नहीं था। खिज्र वह खिज्र खां की उपाधि रैयत आला से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठने से पहले उसका नाम था मुबारक खां। ठीक है, सिंहासन पर बैठने से पहले उसका नाम मुबारक खां था। मुबारक खां। और सिंहासन पर जब वह बैठा तो उसने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठते ही उसका नाम पड़ गया मुबारक शाह, क्योंकि उसने उपाधि धारण की है शाह की। ठीक है, तो उसने अपने नाम के पीछे जो है खां को हटाकर शाह लगा लिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मुबारक शाह। ठीक है, और मुबारक शाह के नाम से सिंहासन पर वह बैठा। ठीक है, तो पहले हम इतना पढ़ते हैं कि जो सैयद वंश का दूसरा सुल्तान है मुबारक शाह, ठीक है, जो कि खिज्र खां का पुत्र था, उसका शासनकाल रहा था 1421 से 1434 ईस्वी। पहले उसका नाम था मुबारक खां। ठीक है, और वह खिज्र खां यानी अपने पिता की जो उपाधि थी रैयत आला की उपाधि से वह खुश नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो है सवै को सुल्तान घोषित किया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया, लेकिन खिज्र खां ऐसा प्रथम सुल्तान है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य तो किया, लेकिन उसने जो है खुद को सुल्तान कभी भी घोषित नहीं किया। वह रैयत आला की उपाधि से ही खुश था। ठीक है, लेकिन उसका जब पुत्र गद्दी पे बैठा मुबारक शाह, उसका नाम पहले मुबारक खां था, गद्दी पर बैठने से पहले जब वह गद्दी पे बैठा तो उसने जो है तवे को मुबारक खां जो है उसने शाह की उपाधि धारण की और जब वह गद्दी पे बैठा तो उसका नाम पड़ा मुबारक शाह। मुबारक शाह के नाम से वह इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मुबारक शाह था वह सैयद वंश का एक महान शासक था। मुबारक शाह सैयद वंश का महान सुल्तान था। उसने यमुना नदी के तट पर उसने यमुना नदी के तट पर
एक नगर बसाया और उस नगर का नाम था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद नामक यानी अपने नाम पर उसने एक नगर बसाया जो कि यमुना नदी के तट पर बना हुआ था। नगर बसाया, ठीक है। मुबारक शाह का समकालीन रहा। मुबारक शाह का समकालीन याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। ये इसका जो है समकालीन रहा था और मुबारक शाह ने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण भी दिया, ठीक है। मुबारक शाह ने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया। इसी समय याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीखे मुबारक शाही लिखी, ठीक है। इसी समय याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने अहमद सरहिंदी ने तारीख-ए मुबारक शाही लिखी, जिससे हमें सैयद वंश के बारे में खासकर मुबारक शाह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब जो मुबारक शाह था उसने जो है अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इसने सवै को मुबारक शाह की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, ठीक है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि पहले इसका नाम मुबारक खां था। मुबारक खां जब गद्दी पे बैठा तो इसने शाह की उपाधि धारण की, जिससे इसका नाम मुबारक शाह पड़ा। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, सिक्के भी जारी किए, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सैयद वंश का दूसरा सुल्तान रहा था मुबारक शाह, जो कि खिज्र खां के पश्चात गद्दी पे बैठा था। यह खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल रहा था 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। खिज्र खां था यानी कि जो इसका फादर था, इसका जो पिता था खिज्र खां, उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। उसने खुद को जो है रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था। लेकिन जब इसका पुत्र गद्दी पे बैठा तो वह रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। इसीलिए इसने सवै को सुल्तान की उपाधि जो है धारण की, ठीक है। इसने सुल्तान जो है अपने को घोषित किया। अब जो मुबारक खां था, ठीक है, जो मुबारक शाह है, गद्दी पर बैठने से पहले तो इसका नाम था मुबारक खां, ठीक है। और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने शाह की उपाधि धारण की थी और इसका नाम पड़ गया मुबारक शाह। तो यानी इतिहास में हम इसे जो है मुबारक शाह के नाम से जानते हैं और मुबारक शाह के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक शाह जो है ये सैयद वंश का एक महान सुल्तान रहा था। उसने जो है यमुना नदी के तट पर जो है एक नया नगर बसाया था, जिसका नाम क्या था, मुबारकाबाद। यानी कि इसने अपने नाम पर ही जो है एक नया नगर बसाया, मुबारकाबाद, ठीक है।
मुबारक शाह जो है यह याह्या बिन अहमद सरहिंदी का क्या था, समकालीन रहा था, यानी उसी के समय, समकालीन क्या होता है कि उसी के समय में कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो है याह्या बिन अहमद सरहिंदी का समकालीन था। इसने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण भी दिया था, ठीक है। जो याह्या बिन अहमद सरहिंदी है ये एक लेखक है, इतिहासकार है। तो जो मुबारक शाह था इसने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को जो है संरक्षण दिया, अपने राज्य महल में ही रखा। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वह जितने भी कलाकार होते थे अलग अलग टाइप्स के, चाहे संगीतकार हो चाहे वास्तुकार हो, ठीक है, चाहे कोई और कला से वह निपुण थे, चाहे चित्रकार हो, तो मतलब उन्हें अपने राज्य महल में ही रखते थे और उन्हें संरक्षण देते थे, ठीक है। इस प्रकार से जो मुबारक शाह है इसने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया और इसे अपने राज्य में ही रखा। इसी समय जो याह्या बिन अहमद सरहिंदी है उसने जो है तारीख फिरोज शाही नामक जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, तारीख मुबारक शाही जो मुबारक शाह का नाम ही है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो इसमें जो है इससे हमें मुबारक शाह के बारे में ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। यानी कि सैयद वंश का जो सुल्तान रहा है मुबारक शाह, उसके बारे में इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही यह जो है ये जो सुल्तान है यह किस वंश से संबंधित है, सैयद वंश से। तो इस करके हमें जो है इस पुस्तक से हमें मुबारक शाह यानी कि ये जो सुल्तान है इसके बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही जो है यह जिस वंश से संबंधित है यानी कि सैयद वंश से संबंधित है, तो इससे हमें जो है सैयद वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी कि इससे हमें जो है इनके इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। जो सैयद वंश था, ठीक है, सैयद वंश, तो इसके बारे में हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है, खासकर मुबारक शाह के बारे में, ठीक है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले उसका नाम मुबारक खां था। तो जो मुबारक खां था उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया, जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे अपने नाम का खुतबा पढ़वाते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। अब बात करते हैं हम इस वंश के तीसरे सुल्तान के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। बस जिस प्रकार से आप मेरे शॉर्ट्स को जो है बहुत सारा प्यार देते हैं, उसी प्रकार से मेरी लॉन्ग वीडियो को भी जो है प्यार दीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है मैंने शॉर्ट्स बनाए होते हैं, ठीक है। अगर सोचिए कि अगर आपको शॉर्ट्स से इतनी जानकारी मिलती है तो आपको वीडियो में कितनी जानकारी मिलेगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस वंश के तीसरे सुल्तान के बारे में, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है। जो मोहम्मद शाह था इस वंश का तीसरा सुल्तान रहा था और यह जो है मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं कि दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। मुबारक शाह का गोद लिया हुआ पुत्र कौन था, मोहम्मद शाह, ठीक है। अब जो मोहम्मद शाह था इसका शासनकाल रहा था 1434 से 1445 ईस्वी इसका शासनकाल रहा, ठीक है। और जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह, इसने यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक, अयोग्य सुल्तान रहा, ठीक है। और इसने जो है सैयद वंश के पतन का मार्ग जो है प्रशस्त किया, सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, प्रशस्त किया, ठीक है। जो मोहम्मद शाह था इसने बहलोल लोदी को, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को पुत्र कह के पुकारा,
पुत्र कहकर पुकारा और उसे एक उपाधि से विभूषित किया। उस उपाधि का नाम था और खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया ठीक है। तो चलिए पहले इतना समझते हैं। जो मुबारक शाह था वह मोहम्मद शाह का पुत्र था। दत्तक पुत्र, दत्तक मीन्स गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। इसका शासनकाल रहा था 1434 से 1445 ईस्वी तक। यह एक अयोग्य सुल्तान था, यानी काबिल सुल्तान नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो है जब भी किसी भी अयोग्य सुल्तान के हाथ में सत्ता आती है तो धीरे धीरे उस राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, उस वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसके पश्चात जो है जो मोहम्मद शाह था ये भी एक अयोग्य सुल्तान था, इसीलिए जो है सैयद वंश का यहाँ से पतन होना जो है शुरू हो गया। मोहम्मद शाह ने जो है बहलोल लोदी को पुत्र कह के पुकारा और उसे एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या था? खाने खाना, ठीक है। जो मोहम्मद शाह था इसने पंजाब के अधिकांश का अर्थ होता है अधिकतर। पंजाब के अधिकतर जो इलाके हैं उस पर बहलोल लोधी का स्वामित्व स्वीकार किया गया, ठीक है। पंजाब के ज्यादातर जो भाग थे उस पर जो है इसीलिए बहलोल लोदी का अधिकार जो है स्वीकार किया गया, क्योंकि मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र कह के पुकारा था और उसे खाने खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था, ठीक है। इसीलिए पंजाब के ज्यादातर भागों पर जो है बहलोल लोदी का अधिकार माना गया। लेकिन इसके एक वजीर, यानी कि जो मोहम्मद शाह है इसका एक वजीर था, लेकिन वजीर सखरुल मुल्क ने राज्य को लंबे समय तक संभाले रखा, ठीक है। इसीलिए मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहां की उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका दत्तक पुत्र यानी उसका गोद लिया हुआ पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा, जिसका शासनकाल रहा था 1434 से 1445 ईस्वी। यह एक अयोग्य सुल्तान था, यानी कि काबिल सुल्तान नहीं था। और जब भी इतिहास गवाह है, जब भी जो है दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर जो है किसी भी अयोग्य सुल्तान ने राज्य किया है तो धीरे धीरे उस वंश का पतन होना शुरू हो गया। इस प्रकार से जो है मोहम्मद शाह यह एक अयोग्य सुल्तान था। जब यह गद्दी पे बैठा तो धीरे धीरे जो है सैयद वंश का पतन होना शुरू हो गया। मोहम्मद शाह जो है उसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह के पुकारा और उसे एक उपाधि भी धारण करवाई थी, उसे एक उपाधि भी दी जिसका नाम था खाने खाना। इसीलिए पंजाब के अधिकतर भागों पर जो है बहलोल लोदी का अधिकार जो है स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद शाह था उसने बहलोल लोदी को जो है अपना पुत्र कह के पुकारा था, ठीक है।
लेकिन वजीर सखरुल मुल्क, वजीर का नाम क्या है? सखरुल मुल्क, उसने राज्य को लंबे समय तक संभाल के रखा, क्योंकि जो मोहम्मद शाह था वह तो एक अयोग्य सुल्तान था। अयोग्य सुल्तान ज्यादा देर तक गद्दी पर टिका हुआ नहीं रह सकता, लेकिन उसका एक काबिल वजीर था। उस वजीर का नाम क्या है? सखरुल मुल्क। उसने राज्य को लंबे समय तक जो है संभाल के रखा, और इसीलिए मोहम्मद शाह ने उससे खुश होकर उसे एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या था? खाने जहां। ठीक है, मोहम्मद शाह ने जो है सखरुल मुल्क को खाने जहां की उपाधि से विभूषित किया, और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं इस वंश के अंतिम सुल्तान के बारे में, अलाउद्दीन आलम शाह। तो अब बात करते हैं हम इस वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। अलाउद्दीन आलम शाह जिसका शासनकाल रहा था 1445 से 1450 ईस्वी तक। ठीक है, इसका शासनकाल रहा, और ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक है, पहले इसका नाम जो है, यानी कि सुल्तान बनने से पहले इसका नाम अलाउद्दीन था, लेकिन इसने आलम शाह की उपाधि धारण की। इसने आलम शाह की उपाधि धारण की। सवई को अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से, आलम शाह के नाम से प्रचलित किया। यह एक अयोग्य सुल्तान था। ठीक है, जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये एक अयोग्य सुल्तान था। सवई को एक अयोग्य सुल्तान पाकर, सवई को एक अयोग्य सुल्तान पाकर, सवई को एक अयोग्य सुल्तान पाकर इसने और अपने वजीर हमीर खां से झगड़कर यह बदायूं चला गया। ठीक है, तो चलिए पहले इतना समझते हैं कि जो अलाउद्दीन आलम शाह है इसका शासनकाल रहा था 1445 से 1450 ईस्वी, और यह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान रहा था। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसने आलम शाह की उपाधि धारण की। पहले इसका नाम जो है अलाउद्दीन था। ठीक है, लेकिन गद्दी पे बैठते ही इसने आलम शाह की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से इतिहास में ये जाना जाने लगा। सवई को एक अयोग्य सुल्तान पाकर, यानी कि इसे भी लगता था कि ये सुल्तान बनने के काबिल नहीं है, एक अयोग्य सुल्तान है, तो सवई को एक अयोग्य सुल्तान पाकर और अपने वजीर हमीर खां से झगड़ा कर यह बदायूं चला गया। बदायूं शिफ्ट हो गया, वहीं पर रहने लगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके समय में एक कहावत प्रचलित होगी, कहावत प्रचलित हुई। देखो, और वह कहावत कौन सी थी? देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक।
दिल्ली से पालम तक, यह जो कहावत थी उस समय में प्रचलित हो गई। ठीक है। इसी समय जो सैयद वंश की वांगडोर थी, दिल्ली सल्तनत की जो वांगडोर थी, इसी समय दिल्ली सल्तनत की वांगडोर सैयद वंश के हाथ से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। लोधियों के हाथ में चली गई। सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी ने हमीर खां को मरवाकर, हमीर खां जो कि अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था, हमीर खां, उसे बहलोल लोदी ने मरवा दिया। हमीर खां को मरवाकर अलाउद्दीन आलम शाह को निमंत्रण भेजा। अलाउद्दीन आलम शाह को निमंत्रण भेजा और सवै सिंहासन पर बैठा। आलम शाह ने अपनी दुर्बल स्थिति को देखकर आने से इनकार कर दिया और अपनी मृत्यु तक यानी कि उसकी मृत्यु हुई थी 1476 में, मृत्यु तक बदायूं में ही रहना स्वीकार किया। बदायूं में ही रहना स्वीकार किया। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि इस वंश का अंतिम सुल्तान रहा था, इसका शासनकाल था 1445 से 1450 ईस्वी। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसने आलम शाह की उपाधि धारण की थी और सवै जो है, सबसे पहले इसका नाम अलाउद्दीन था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो इसने जो है आलम शाह की उपाधि धारण की और इसका नाम पड़ गया अलाउद्दीन आलम शाह, यानी इतिहास में इसे अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से जाना जाता है। इसने सवै को अयोग्य सुल्तान पाकर और अपने वजीर हमीर खां से झगड़कर ये बदायूं चला गया और इसके समय में जो है एक कहावत प्रचलित हुई थी। वो कहावत क्या थी? देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। ठीक है, ये कहावत जो है इसके समय में प्रचलित हुई थी क्योंकि इसने अपने राज्य को छोड़कर ये बदायूं चला गया था, इसीलिए जो ये कहावत पड़ी। इसी समय दिल्ली सल्तनत की वांगडोर जो थी वह सैयद वंश के हाथ से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी ने हमीर खां कौन था? जो कि अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर रहा था। तो जो सरहिंद का गवर्नर था बहलोल लोदी, उसने हमीर खां को मरवाकर अलाउद्दीन आलम शाह को जो है निमंत्रण भेजा, इनवाइट किया और सवै सिंहासन पे बैठा। लेकिन जो अलाउद्दीन आलम शाह था उसने अपनी दुर्बल स्थिति को देखकर जो है आने से इनकार कर दिया और अपनी मृत्यु तक 1476 ईस्वी में जो है अपनी मृत्यु तक बदायूं में ही रहना स्वीकार किया था। तो यहीं पर जो है इस वंश की समाप्ति होती है और लोदी वंश जो है की शुरुआत होती है। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। यहाँ पर ये जो वंश था यानी कि जो सैयद वंश था ये इसका पतन हो चुका था और लोदी वंश जो है एक नया वंश स्थापित हुआ, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।